हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेसन 4 खितीन बाबू के बारे में पढ़ेंगे। इस लेसन में बच्चों लेखक ने हमें जीवन की कठिनाइयों और बाधाओं का सकारात्मकता के साथ सामना करने की प्रेरणा दी है। इसमें लेखक ये कहना चाहते हैं कि शारीरिक कमजोरियों को कभी भी हमें अपने मार्ग की रुकावट नहीं बनने देना चाहिए। तो इस कहानी में खितीन बाबू के कैरेक्टर के द्वारा लेखक ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से खितीन बाबू ने अपने बहुत सारी परेशानियों के बावजूद भी एक सकारात्मक रवैया अपनाया और लोगों को उसके बारे में प्रेरणा दी। यह पाठ लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने लिखा है। तो आइए अब हम लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। वो एक चेहरा। खितीन बाबू के बारे में बताया गया है कि खितीन बाबू का चेहरा बहुत सुंदर था, बहुत ही असाधारण नहीं था और ना ही वो बड़े आदमी थे। साधारण से पढ़े लिखे क्लर्क थे और उन्होंने पहले देखा लेखक ने जब खितीन बाबू को, तो उनमें कोई देखने वाली बात उन्हें लगी ही नहीं कि जिसके बारे में वो बात करें। उतना ही जितना कि वो औरों से कुछ कम ही था उनके पास जो देखने के लायक था। तो जैसे उनके चेहरे पूरे चेचक के दाग से भरे हुए थे, उनकी एक आँख गायब थी और एक हाथ भी नहीं था। कोट की आस्तीन वो पिन लगाकर बदन के साथ जोड़ते थे। खितीन बाबू की हंसी में एक विलक्षण खुलापन और रुजता थी, मतलब बहुत ही असाधारण खुलापन था, बहुत ही। इसीलिए बाद में औरों से उनके बारे में पूछा तो पता चला कि वो जन्म से अंधे नहीं थे। उनकी एक आंख बचपन में चेचक के कारण ही चली गई थी और उनका हाथ पेड़ से गिरने की वजह से टूट गया था। इस वजह से उनको कटवा देना पड़ा था। परंतु उनके हंसमुख और मिलनसार स्वभाव की सभी लोग बहुत प्रशंसा करते थे। तो लेखक की उनसे भेंट अचानक एक उनके मित्र के घर में हुई। तो वो दौरे पर जाने वाले थे, तो इसलिए दोस्तों से मिल रहे थे। तो 2-3 महीने घूम घाम कर फिर जब वो आए, लेकिन खितीन बाबू के दर्शन कोई 6 महीने बाद उन्हीं मित्र के यहाँ हुए। अब की बार उनकी एक टांग भी नहीं थी। तो रेलगाड़ी की एक दुर्घटना में उनकी टांग कट जाने से अस्पताल में पड़े हुए थे और वहाँ से बैसाखियों का उपयोग सीखकर बाहर निकले। मतलब इस दौरान 6 महीने में उनकी एक टांग भी कट चुकी थी। उनके लिए ये घटना पुरानी हो गई थी, लेकिन लेखक के लिए तो ये नई सूचना थी। तो वो सहानुभूति भी प्रकट करना चाहते थे, परंतु झिझक भी रहे थे, क्योंकि किसी की असमर्थता को बोलना उनको मतलब बेइज्जती के जैसा लग रहा था। उन्हें असमंजस में डाल देते हैं, परेशानी में, दुविधा में डाल देते हैं कि उन्होंने स्वयं हाथ बढ़ाकर बुलाया कि आइए आइए, आपको अपने नए आविष्कार की बात बतानी है। खितीन बाबू ने उनको बुलाया। तो उनसे हाथ मिलाते हुए लेखक को समझ आया कि एक अवयव के चले जाने से दूसरे की शक्ति कैसे दुगनी हो जाती है। मतलब अगर किसी के शरीर का एक अंग चला जाए तो किस तरह से उसको एक दूसरी शक्ति दुगनी हो जाती है। वैसे जोर की पकड़ जीवन में एक आध बार ही किसी हाथ से पाई होगी। मतलब कि जितना कस के हाथ खितीन बाबू ने पकड़ा लेखक का, उतना कस के हाथ किसी ने ही पकड़ा था। तो लेखक बैठ ही रहे थे कि वो बोले, देखा आपने कितना बेकार का बोझा आदमी ढोकर चलता है। तो मैंने टॉन्सिल्स कटवाई, कोई कम नहीं मालूम हुई। अपेंडिक्स का कटवाया, कुछ नहीं गया, केवल उसका दर्द गया। तो भगवान ओघड़धानी है ना, सब कुछ फालतू देते हैं। 2 हाथ, 2 कान, 2 आँख, जब जीभ तो एक ही है। आप ही बताइए, आपको कभी स्वाद लेने के साधन की कमी मालूम हुई कि जब सब चीज़ 2-2 दे रखी हैं तो जीभ सिर्फ एक दी है, तो 2 होती तो दूसरी जीभ की कभी कमी महसूस हुई? तो वो अचंभे से उन्हें देखते रहे लेखक, पर उनकी हंसी सच्ची हंसी थी। उनकी आंखों में जो जीवन की खुशी की जो चमक थी, उसमें उनके अपंगता की कहीं भी कोई अधूरापन की झलक नहीं थी। उन्होंने अपने शरीर के अंगों के बारे में अपनी एक अलग ही थ्योरी उन्हें बताई लेखक को। तो ये ठीक याद नहीं लेखक को कि वो इसी दूसरी भेंट में या और किसी बार, लेकिन वो थ्योरी उन्हें याद है लेखक को, और उनका पूरा जीवन उसका प्रमाण रहा। वैसे शायद बताई होगी उन्होंने, थोड़ी थोड़ी करके 2-3 किस्सों में बताई होगी।
तीसरी बार उन्होंने देखा लेखक ने, तो वो दूसरी भाभी उनकी जा चुकी थी। मालूम हुआ कि रिक्शे से उतरते समय वो गिर गए थे, कोहनी टूट गई थी और फिर घाव में इन्फेक्शन हो गया था, जिससे कोहनी के ऊपर से बाह को काटना पड़ा। तो इस बार भी उनकी मुलाकात उन्हीं मित्र के यहाँ हुई, मगर उनकी बैठक में नहीं, उनके रसोई घर में हुई थी। तो मित्र पत्नी भोजन बना रही थी। उनके मित्र की पत्नी जो थी वो खाना बना रही थी और खितीन बाबू एक मूढ़े पर बैठे हुए बताते जा रहे थे कि कौन सा व्यंजन कैसे बनेगा। वो खाने के शौकीन तो थे ही, लेकिन उन्हें खिलाने का भी बहुत शौक़ था और वो खाना पकाने की विद्या में एकदम एक्सपर्ट थे। तो लेखक के मित्र ने उनकी दावत दी थी। तो दावत का कारण भी उन्हें बताया नहीं था, लेकिन था यही कि खितीन दा बच गए थे और अस्पताल से लौट आए थे। क्योंकि इस बार कई दिनों तक उनकी स्थिति बहुत ही मुसीबत वाली थी, तो खितीन दा भी इस बात को समझ गए थे। तभी उन्होंने कहा था, दावत रही और तुम्हारे यहाँ ही रही, पर दूंगा मैं और सब कुछ मैं ही बताऊंगा। ऐसा खितीन बाबू ने उनके दोस्त को बोला था और खुलासा ये किया था कि रसोई घर में बैठकर सब कुछ अपनी देखरेख में बनाएंगी गृहपत्नी, मगर विधान मतलब उसके जो नियम है वो खितीन बाबू के ही होंगे। मित्र ने उनके ये बात खुशी से मान ली थी और खितीन बाबू का उत्साह इतना ज़्यादा था कि वही सबके लिए सहारा बन जाता था। तो लेखक भी एक मूढ़ा लेकर उनके पास बैठ गए और निमंत्रण उन्हें भी बाहर ही मिल चुका था। तो उन्होंने अपनी गृहपत्नी से पूछा कि क्या बना रही है। उन्होंने उत्तर दिया, मैं क्या बना रही हूँ, बना तो खितीन दा रहे हैं। इस पर खितीन दा बोले कि हाँ, मेरा छुआ हुआ आप खा लेंगे ना। तो ठाका मारकर हंस दिए। उनका छुआ हुआ जिसके दोनों हाथ नहीं थे, फिर बोले, आपने भोजन विलासी और शैया विलासी की कहानी सुनी है? तो मैंने कहा सुनी थी। लेखक ने नहीं सुनी थी, तो वो सुनाने लग गए। तो एक राजा के पास दो व्यक्ति नौकरी की तलाश में गए थे। तो पूछने पर एक ने कहा, मैं भोजन विलासी हूँ, यानी राजा जो भोजन करेंगे उसे पहले वो चक्कर बताएंगे कि भोजन राजा के योग्य है या नहीं है। तो जांच के लिए उसी दिन का भोजन लाया गया। तो थाली आते ना आते भोजन विलासी ने चिल्लाकर कहा, ओह ले जाओ, इसमें मुर्दे की बू आती है। बहुत खोज करने पर पता चला कि जिस खेत के धान से राजा के लिए चावल आए थे, उसके किनारे पेड़ पर एक मरा हुआ पक्षी टंगा हुआ था। तो भोजन विलासी को नौकरी मिल गई। शैया विलासी ने बताया कि वो राजा के बिछोने की परीक्षा करेगा, मतलब जो बिस्तर बिछाया है तो उसे उनके शयन कक्ष में, मतलब सोने के कमरे में ले जाया गया। मखमली गद्दे पर वो जरा बैठे ही थे कि उन कमर पकड़कर चीखते हुए उठ गए। अरे रे, मेरी कमर में बल पड़ गया, ये क्या छिपाया है किसी ने। सबने देखा, कहीं कोई सिलवट तक न थी। तब गद्दे उठाकर झाड़े गए तो कोई ही कुछ नहीं था जो विलासी के कमर में चुभ सकता, पर हाँ, आखिरी गद्दे के नीचे एक बाल पड़ा हुआ था। तो इस प्रकार शैया विलासी को भी नौकरी मिल गई। कहानी सुनकर खितीन बाबू बोले, वो भी क्या जमाने थे। उनके मित्र की पत्नी ने कहा, आप उन दिनों होते तो क्या बात होती ना। खितीन दा ने कहा, और नहीं तो क्या, मैं होता तो राजा को दो नौकर थोड़े ही रखने पड़ते। मित्र पत्नी ने मेरी ओर देखकर कहा, खितीन बाबू गाते भी बहुत सुंदर हैं। खितीन दा फिर हंसे और बोले, हाँ हाँ, संगीत विलासी की नौकरी भी मैं ही कर लेता ना। 4 बजे भोजन तैयार हुआ। 8-10 आदमियों ने खाना खाया और फिर लेखक के लिए ये बहुत ही स्मरणीय स्वादों में भोजन का स्वाद सबसे अच्छा ही नहीं है, फिर भी उस भोजन की याद अभी भी लेखक के दिमाग में बनी हुई है। तो लगातार 2-4 दिन उनसे मुलाकातें होती रही, पर उसके बाद जब लेखक ने खितीन बाबू को एक बार और देखा, एक बहुत लंबे समय के बाद, तो अब की बार उनकी दूसरी टांग भी शरीर से गायब थी। दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, एक आँख नहीं, टॉन्सिल्स, अपेंडिक्स वगैरह तो जैसे वो स्वयं कहते रूंगे में चढ़ा दी जा सकती हैं। केवल एक स्थाणु बैठक में गद्देदार मूढ़े पर बैठा था। घर तक वो विशेष पहिएदार कुर्सी में लाए गए थे, लेकिन वो कुर्सी कमरे में ले जाने में उन्हें दिक्कत थी, क्योंकि वो अपाहिजों की कुर्सी थी। तो कुर्सी से उठाकर उन्हें अंदर ले जाकर बिठाया गया
और यहाँ वह बहुत ही शांत स्वभाव से बैठे हुए थे। मानो किसी स्वप्नविष्ट चतुर मूर्तिकार ने पत्थर से मस्तक और कंधे तो पूरे कर दिए, लेकिन बाकी का स्तंभ अछूता छोड़ दिया। मतलब कि वो इस तरह दिख रहे थे जैसे किसी मूर्तिकार ने पत्थर से अधूरी मूर्ति बनाई है। तो लेखक उनके पास जाकर चुपके से एक तरफ बैठ गया। वो कुछ बातें कर रहे थे और उन्हें देखते हुए बचपन में आत्मा के संबंध में की गई अपनी बहस उन्हें याद आ गई। आत्मा है तो सारे शरीर में काफ़ी है, यह किसी एक अंग में रहती है। अगर सारे शरीर में तो कोई अंग कट जाने पर क्या होता है। अपनी थ्योरी याद आ गई जिसने इस पहेली को हल कर दिया था कि जब कोई अंग कटता है तो उसमें से आत्मा सिमटकर बाकी शरीर में आ जाती है, पंगु नहीं होती, मतलब अपंग नहीं होती। तो यह थ्योरी कहाँ तक सही है इस बहस में तो वैज्ञानिक पढ़े, पर उनको देखते हुए उनके बारे में ज़रूर इसकी सच्चाई मानो जीवंत होकर सामने आ जाती थी। उनकी आत्मा पंगु नहीं थी, वरन बल्कि शरीर के अवयव जितने कम होते जाते थे उनमें आत्मा की शक्ति मानो उतनी ही बढ़ती जा रही थी। मानो व्यर्थ अंगों से सिमट कर आत्मा बचे हुए शरीर में और ज़्यादा घनी होती जा रही थी। सारे शरीर में भी नहीं, अकेली आँख में प्रेत आत्माओं से भरे हुए विशाल शून्य में निष्कंश दीपते हुए एक आकाशदीप के समान। अब तभी खितीन बाबू ने उन लेखक को देखा और वो छूटते ही बोले, छिलाम बेचे वागते बेशी किचू नागे ना। मतलब मैंने कहा था बचे रहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, और वो हंस दिए। इसके बाद लेखक ने फिर खितीन बाबू को नहीं देखा। कहानी की पूर्णता के लिए एक बार और देखना चाहिए था, पर मैं कहानी नहीं सुना रहा, सच्ची बात बता रहा हूँ। तो लेखक ने उन्हें फिर नहीं देखा। लेकिन सुनने वाले की कमी में कहानी नहीं रुकती। देखने वाला न होने से जीवन नाटक बंद नहीं हो जाता। मैंने भी सुनकर ही जाना। खितीन बाबू की कहानी चरम एक्साइटमेंट पर पहुंचकर ही पूरी हुई। टहलने ले जाते समय उनकी पहिएदार कुर्सी एक मोटर के ठेले से टकरा गई और वो नीचे आ गए और गाड़ी का पहिया उनके कंधे के ऊपर से चला गया। वहाँ का जो थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ था वो भी चूर-चूर करने लगा। वो अस्पताल ले जाए गए। उनकी हाथ अलग हो चुके थे, कंधे की पट्टी हुई। ऑपरेशन के बाद उन्हें होश रहा और उन्होंने पूछा कि कंधा है या नहीं। फिर कहा, जान गेलो एटा छाड़ाओ चले। मतलब मालूम हो गया कि इसके बिना भी चल सकता है। लेकिन अब की बार वो चलना अधिक देर तक नहीं हुआ। अस्पताल से वो निकले ही नहीं। शरीर में उनके जहर फैल गया था और सुबह भोर के समय में अनजाने में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो खितीन बाबू एक साधारण क्लर्क, जो साधारण दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हो गई, लेकिन क्या सचमुच लेखक अब भी उन्हें देख सकता था? लगता है कि जैसे देखता है तो वो केवल अंगहीन ही नहीं, मानो अशरारी ही है। केवल एक दीप्त, एक संकल्प शक्ति, रोटी कपड़ा और आसरा। आसरा मतलब रहने का ठिकाना। हम सब चिल्लाते हैं ये ज़रूरी है। बिल्कुल, जीवन में हर एक स्तर पर ये सब निहायत ज़रूरी है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बेशक, मतलब ये बात सच है कि जीवन में हर एक स्तर पर सब कुछ ज़रूरी होता है, लेकिन मानव जीवन की मौलिक प्रतिज्ञा ये नहीं है। वो है केवल एक मानव का अदम्य अटूट संकल्प, मतलब कभी ना टूटने वाला संकल्प। जैसे कि खितीन बाबू ने इस कहानी में अपने बहुत सारे अंग चले जाने के बाद भी अपनी हिम्मत नहीं हारी, अपने अंदर इच्छा शक्ति को बनाकर रखा, जो कि हम सभी के लिए प्रेरणा देने वाला है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, और ख़ासकर जब हमारा कोई अंग चला जाता है, मतलब किसी भी तरह की असहायता को हमें महसूस नहीं करना चाहिए, और जीवन की रुकावटों का, कठिनाइयों का हमें उसकी सकारात्मकता के साथ सामना करना चाहिए। तो जिस तरह से खितीन बाबू ने अपने साथ बहुत सारी हुई दुर्घटनाओं के बाद भी अपने आप को हिम्मत से भरा हुआ रखा, और जो सबको प्रेरणा देता था, तो इसी तरह हमें भी अपने जीवन में हमेशा कठिनाइयों और बाधाओं का डटकर सामना करना चाहिए और सकारात्मकता को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो ये था इस लेसन में खितीन बाबू की एक प्यारी सी साहस भरी कहानी।